APSTME और NMMIS की बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में और एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के भूमि पूजन समारोह में हमारे बीच उपस्थित आज के प्रमुख अतिथि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और जिन्होंने नई शिक्षा नीति को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गति दी है, नेतृत्व दिया है, ऐसे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, इस संस्था को जिन्होंने वटवृक्ष के रूप में विकसित किया, ऐसे आदरणीय अमरीश भाई पटेल, मेरे साथी अमित साटम जी, पराग अरोड़े जी, कृपाशंकर सिंह जी, श्री भूपेश पटेल जी, श्री चिंतन पटेल जी, श्री भारत संघवी जी, श्री रमेश भट्ट जी, श्री जयंत गांधी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक, प्राध्यापक, सभी गणमान्य नागरिक और उपस्थित सभी विद्यार्थी बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग देश की एक बहुत ही जानी मानी संस्था, इस संस्था में आदरणीय देश के शिक्षा मंत्री जी के साथ 2 बिल्डिंग्स का उद्घाटन और एक नई बिल्डिंग के भूमि पूजन के लिए उपस्थित है। लेकिन जब भी मैं इस संस्था में कार्यक्रम के लिए आता हूं तो अमरीश भाई, मेरे मन में एक नया डर पैदा होता है, क्योंकि जब भी यहाँ का फोटो छपता है तो देश भर से कोई ना कोई फोन करके मेरी एडमिशन कर दो। अमरीश भाई का अच्छा, अमरीश भाई सीधा बोल देते कि मेरे बच्चे को और मेरे भाई के बच्चे को भी मैंने एडमिशन डिनाई कर दी थी, तो मेरे यहाँ तो मेरिट पर ही काम होता है। और लोगों को लगता है कि ये बड़े चीफ गेस्ट बनकर अमरीश भाई के यहाँ जाते और एक हमारे एडमिशन नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इस संस्था को विकसित करते समय किसी मूल्य के साथ कोई समझौता नहीं किया, इसलिए देश की सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट ये बनी है। आपने एडमिशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपने फैकल्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आप कभी डोनेशन के पीछे, पैसे के पीछे नहीं रहे। इसीलिए आज एक बहुत ही आला इस प्रकार की देश की संस्था के रूप में विकसित हुई है। और हमारे ये ध्यान में आया, पहले भी हम जानते थे लेकिन आज भी हमारे ध्यान में आया जब आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के साथ हम टूर कर रहे थे और संस्था के बारे में और अधिक चीजें जान रहे थे, तो ध्यान में आया कि कई क्षेत्र ऐसे जिसमें आप नंबर 1 पर है, आपका कोई सानी नहीं, आपका कोई कंपटीशन नहीं है। तो हमारे ध्यान में आया कि अब कुछ कंपटीशन तैयार करना पड़ेगा। अब देश में तो आपका कंपटीशन तैयार नहीं हो रहा है, इसलिए शिक्षा मंत्री जी ने और हमने आज 5 फॉरेन यूनिवर्सिटीज को यहां पर लाया है। 500 साल पुरानी यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, इलिनॉय इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और आईडी डिजाइन स्कूल ऑफ इटली, ये 5 दुनिया की बहुत ही नामांकित इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज को आज हमारे केंद्र सरकार ने LOI दिया है। और हम लोग नई मुंबई में जो एजुसिटी तैयार कर रहे हैं, ये एजुसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने NEP के माध्यम से दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस के लिए, बेस्ट रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, ओनली बेस्ट रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए हमारे देश के दरवाजे खोले और दुनिया भर का ज्ञान ये हमारे ही देश में हमको मिले, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की, तो हमने ये तय किया कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज अगर भारत में आ रही है तो उसका हब ये मुंबई होना चाहिए, ये महाराष्ट्र होना चाहिए। और नई मुंबई एयरपोर्ट के पास हम लोगों ने
अभी 250 एकड़ में एजुसिटी डेवलप की है। ये 5 यूनिवर्सिटीज वहां आई है और 5 यूनिवर्सिटीज जल्दी ही वहां पर आएगी और एक बहुत बड़ी एजुकेशनल इकोसिस्टम हम तैयार करेंगे। इसके 2-3 फायदे तो है ही कि वैश्विक ज्ञान हमको प्राप्त होगा, पर इसमें मुझे सबसे महत्व की बात ये दिखाई पड़ती है कि इसके कारण एक एक्सेसिबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी भी तैयार हुई है, क्योंकि हमारे जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ नहीं सकते उनको वही ज्ञान यहाँ पर 1/3 या 1/4 पैसे स्पेंड करके प्राप्त होगा। और आज दुनिया भर में हमारे बच्चे जब वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक प्रकार से वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है और जो हमारी फॉरेन करेंसी है वो भी थोड़ी खर्चा होती है, तो उसको भी बचाने का काम हम लोग करेंगे। वो सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगी। लेकिन मुझे उसमें सबसे बड़ी संभावना जो दिखाई पड़ती है कि जब तक कंपटीशन नहीं होता तब तक विकास नहीं होता है। अगर हम शिखर अचीव कर ले तो उससे ऊपर जाएंगे कैसे? तो शिखर से ऊपर जाना है तो कोई कंपटीशन खड़ी करनी पड़ती है। अभी एनईपी ने अमरीश भाई कंपटीशन खड़ी की, अब देश वालों के साथ कंपटीशन नहीं है। ये 5 जो यूनिवर्सिटी मुंबई में आई है, तो 2-3 साल के बाद ऐसे ही किसी कार्यक्रम में जब हम धर्मेंद्र जी को बुलाएंगे उस समय हम एक एनालिसिस करेंगे कि इन यूनिवर्सिटी की तुलना में अभी आप कहाँ खड़े हैं, या आपकी तुलना में नहीं, ये भी हो सकता है और मुझे पूरा विश्वास है, मैंने आपकी क्षमता को जानता हूं। ये भी हो सकता है कि इन यूनिवर्सिटी को एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम आपकी तुलना में कहाँ खड़े हैं। अपेक्षा यही है कि उनको ये तुलना करनी पड़े। मैं ऐसा मानता हूं कि आज एनईपी ने जिस प्रकार से हमारे इंडियन इथोस को एक वैश्विक स्तर पर कायम करने का प्रयास किया है। हमारे फंडामेंटल्स इंडियन है और नॉलेज ग्लोबल है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि ज्ञान जहां से आता है उसको लेना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। और आज हम लोग जब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और शायद अगले 3 सालों में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो ये जो बड़ी अर्थव्यवस्था होती है इसके विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है मानव संसाधन। देखिए, ये जो 21वीं सदी है, इस 21वीं सदी में जो हमारा कैपिटल है वो पैसा नहीं है, ह्यूमन कैपिटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक समय ऐसा होता था कि संसाधनों को देखकर वहां पर इंडस्ट्री जाती थी, अब संसाधनों को देखकर नहीं जाती। अब इंडस्ट्री मानती है कि संसाधन तो कहीं पर भी आएंगे, मानव संसाधन कहाँ है, वर्कफोर्स कहाँ है, ह्यूमन कैपिटल कहाँ है। जहां ह्यूमन कैपिटल है, जहां मानव संसाधन है, जहां वर्कफोर्स है और जहां इनोवेशन है, वहां पर बिजनेस जाता है, वहां इंडस्ट्री जाती है, वहां पैसा जाता है। इसलिए आज सबसे आवश्यक यह है कि तीसरी अर्थव्यवस्था, फिर दूसरी अर्थव्यवस्था और 2047 का विकसित भारत तैयार करने के लिए हम लोग देश में सर्वोत्तम मानव संसाधन तैयार करें, बेस्ट वर्कफोर्स तैयार करें। और उस दृष्टि से मैं ऐसा मानता हूं कि आज एनईपी ने जो फ्लेक्सिबिलिटी हमको दी है, हमारे देश में हमने एक लंबा दौर देखा कि जिस दौर में एक प्रकार से एजुकेशन सिस्टम बहुत स्टैटिक थी। हमारी जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज है, इसमें जब हम लोग कोर्स चेंज करना शुरू करते थे और उसके बाद सारे फोरम समाप्त करके जब उसका कोर्स चेंज होता था तब तक वो ऑब्सोलीट हो जाता था और दुनिया उससे आगे बढ़ जाती थी। तो एक स्टैटिक व्यवस्था से अब हम एक डायनामिक व्यवस्था में आए हैं
जहां पर आपका जो सपना है, हमारे युवाओं का जो सपना है, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए मार्ग खुला करने का काम आज भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने किया है। और जिस प्रकार से भी आपकी अपेक्षा है, उस प्रकार के कोर्सेस आज साथ में आ सकते हैं, सैंडविच हो सकते हैं। आपने तो बहुत पहले इसकी शुरुआत कर दी थी, आपने एमबीए टेक की शुरुआत काफी पहले की, लेकिन ऐसा डाइवर्स फील्ड एक साथ लाकर, मल्टी डिसिप्लिनरी, इस प्रकार से जो सारी व्यवस्था खड़ी करनी है, अब उसके लिए एक बड़ी आसानी हमारे देश में तैयार हुई है। और हम ये मानते हैं कि अब जो वर्कफोर्स हमको चाहिए, ये मल्टी डिसिप्लिनरी चाहिए। जो वर्कफोर्स हमको चाहिए, ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हमको चाहिए। और आज तो हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार का डिसरप्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहा है, एक प्रकार से पहले हम ये मानते थे कि दुनिया में 7 साल में जनरेशन बदलती है, 7 years। फिर टेक्नोलॉजी की जनरेशन 3 साल में बदलना शुरू किया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 3 महीने में जनरेशन बदल रहा है। इसलिए हम लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। आज का मंत्र तो यही है, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। इस व्यवस्था में जो लोग जाएंगे वही प्रगति कर सकते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमारे भारत के जो बच्चे हैं, ये जिस प्रकार से अपनी कैपेबिलिटीज को शोकेस कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत संभावनाओं को खुला करने वाली इस प्रकार की परिस्थिति हमको दिखाई पड़ती है। और आदरणीय धर्मेंद्र जी ने जो बात कही, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोगों को ये जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना होगा। हम जो सपना देखते हैं, ईज ऑफ लिविंग में जो हम करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में जो हम करना चाहते हैं, आज वो सब करने के प्लेटफॉर्म्स हमारे पास है। तो इसकी एक अच्छी इकोसिस्टम तैयार हो। और मुझे बहुत खुशी है कि जब आईटी का रिवॉल्यूशन आया और एक समय के बाद वी लॉस्ट ऑन इट, मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉस के कारण आईटी का रिवॉल्यूशन थोड़ा लूज कर गई। और उसी समय ये रिवॉल्यूशन को बेंगलुरु ने और हैदराबाद ने कैप्चर किया, बट वी रीगेन्ड आवर पोजीशन। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि नाउ द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया इज नॉट बेंगलुरु, इट इज नॉट हैदराबाद, इट इज महाराष्ट्र, इट इज मुंबई, इट इज पुणे। अभी स्टार्टअप इंडिया का जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में ये सारे शहरों को स्टार्टअप इकोसिस्टम में हमने बहुत पीछे डाल दिया है। और हम लोग, और नॉट जस्ट इन एब्सोल्यूट नंबर बट इट ऑल्सो इन एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीजों पर नाउ महाराष्ट्र हैज रीगेन्ड इट्स पोजीशन, इट इज नंबर 1। और मैं ऐसा मानता हूं, अभी हम लोग लाइब्रेरी में गए तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने वहां पर बच्चों को बुलाया, उनके साथ हम इंटरेक्शन कर रहे थे। तो उस समय मैंने बताया कि हम लोगों ने नाउ फॉर टेक एंटरप्रेन्योर्स, जो टेक स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, इनके लिए हम लोगों ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक फंड ऑफ फंड तैयार किया है 100 करोड़ का, ताकि वो इसको कमर्शियलाइज कर पाए, इंक्यूबेट कर पाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक इंसिडेंस बताना चाहता हूं कि 2018 में हम लोगों ने, जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर बल दिया, तो हम लोगों ने उस समय एक फंड ऑफ फंड तैयार किया, एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी तैयार की और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्टअप्स को मदद करने का विचार किया। और अभी 2023 में एक पुणे में बहुत बड़ा हमारे सेनाओं की ओर से एग्जीबिशन लगाया गया था। हमारी सेनाएं अलग अलग बड़े शहरों में एग्जीबिशन करती है और एग्जिबिट करती है हमारी अचीवमेंट्स को, और जो बच्चे हैं उनको सेना में आने के लिए एक प्रकार से आकृष्ट करती है। मैं वहां गया तो वहां पर एक स्टार्टअप का बड़ा एक स्टॉल लगा हुआ था, जहां पर कई स्टार्टअप्स थे। और जब मैं थोड़ा जल्दी में था तो निकल रहा था, तो एक व्यक्ति दौड़ के आया
उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा आपको मेरे स्टॉल पे आना ही पड़ेगा। मैं गया स्टॉल पर, तो मैंने कहा कि क्या, तो उसने बताया कि उसने बहुत बड़ा एक इक्विपमेंट तैयार किया था। उसने मुझे जानकारी नहीं थी, उसने मुझे जानकारी दी कि जो फंड ऑफ फंड आपने तैयार किया था डिफेंस में, उसके भरोसे मैंने स्टार्टअप तैयार किया और अब मैं इस तेजी से आगे बढ़ रहा हूं कि शायद मैं यूनिकॉर्न में एक प्रकार से परिवर्तित हो जाऊं, इतना मैं कर रहा हूं। एंड ही टोल्ड मी कि ऐसे मेरे जैसे 200 स्टार्टअप्स ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के फंड के कारण जो अपना डिफेंस का स्पेस है इसमें तैयार हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, हमारे युवाओं में ये ताकत है, वो कर सकते हैं। उनको केवल एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट हमको देना है। कुछ एनवायरनमेंट एकेडेमिया देगा, कुछ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट देगी, और साथ में मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जो मंत्र आज हमको हमारे शिक्षा मंत्री जी ने दिया है कि नौकरी पाने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनना है, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आप में से जिनके सपने कि हम देने वाला बनना चाहते हैं, उन सपनों के पीछे NMIS इंस्टीट्यूट भी खड़ा होगा, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि गवर्नमेंट भी उसके पीछे खड़ी होगी, और हम साथ में मिलकर इस इकोसिस्टम को इस प्रकार से इंक्यूबेट करेंगे कि निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक हमारा तबका ये एंटरप्रेन्योर बनेगा और देश के विकास में एक अपनी भूमिका भी, एक अपना योगदान भी देगा। मैं फिर एक बार हमारे NMIS और हमारी संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने एजुकेशन को, आपने शिक्षा को एक नया स्वरूप दिया है, और आपने जिस प्रकार से गुणवत्ता को प्राधान्य दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहिए, और आदरणीय मंत्री जी है, हम हैं, जहां क्वालिटी है वहां हम पीछे खड़े ही है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप ही के कहने पर 45 लेकर गए थे मीटर, अब आपको 60 मीटर चाहिए है, पर आपकी मांग गलत नहीं है। अभी ग्लोबली हम लोगों ने देखा है कि जो किसी भी बिल्डिंग की, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, इसकी जो हाइट है यह फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से डिटरमिन नहीं होती, क्योंकि अब नई सिस्टम ऐसे आई है कि इनबिल्ट फायर फाइटिंग खड़ी करनी पड़ती है, उसकी व्यवस्था इनबिल्ट होती है। तो निश्चित रूप से मैं, आपने जो मांग की है उसके ऊपर एक एक्सपर्ट्स की कमेटी तुरंत तैयार करके अगले 2-3 महीनों में ये किस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं उसका हम रिपोर्ट लेंगे, और उसके ऊपर ज़रूर हम लोग प्रयास करेंगे कि 60 मीटर्स जो आपकी मांग है वहाँ तक, क्योंकि मुंबई जैसी जगह अगर ऊपर नहीं जाएंगे तो हम ज़्यादा बच्चों को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, आपकी सबसे पॉपुलर डिमांड तो मेरे ध्यान में आ गई कि खेल का मैदान चाहिए। तो मैं अमित साटम जी हमारे हैं, मैं उनको निवेदन करता हूँ कि अमित जी आप जगह ढूंढिए, हम उनको देंगे, इनसे ही एक अच्छा स्टेडियम बनवाएंगे। जो ये बच्चों के भी काम आएगा और अन्य बच्चों के भी काम आएगा। ऐसा एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम अमरीश भाई आपसे हम बनवाएंगे। तो ये निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं, और आपने एक अच्छे कार्यक्रम में मुझे बुलाया। और हाँ, एक बात और मुझे बता देना चाहता हूं कि आपने कहा कि हमारे मंत्री जी को बुलाना चाहते थे, तो थोड़ी तकलीफ, आप मतलब तकलीफ नहीं, मतलब आप कहना चाहते थे कि थोड़ा कठिन था। तो आपको बताता हूँ, आपने जैसे मुझे कहा कि मंत्री जी को बुलाना है, तो मैंने एक SMS किया, सिर्फ मंत्री जी को, फोन भी नहीं किया। आई जस्ट SMS हिम, और उन्होंने मुझे कंफर्मेशन भी SMS पे दिया। विदिन 15 मिनट्स SMS पे कंफर्मेशन दिया, और ये कार्यक्रम उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये उनका कमिटमेंट है। तो उनका भी आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।